मेडिकल के अंदर एडमिशन लेना पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चों का जो है वो ख्वाब होता है और बच्चे इसको अचीव करने के लिए हर कोशिश करते हैं। वो बड़ा अच्छा स्कोर करते हैं, एफएससी में, एमडी कैट में अपीयर होते हैं। इसके बावजूद जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनका बाज़ औक़ात एडमिशन नहीं होता। जिस वक़्त वो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर अपनी चॉइसेस को देख रहे होते हैं, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, तो पता लगता है ये बहुत महँगी है। अगर वो इटली वग़ैरह में जाते हैं या हंगरी में जाते हैं तो वहाँ पे ये हाईली कॉम्पिटिटिव होती हैं, लिमिटेड सीटें होती हैं। तो जिस वक़्त वो प्राइवेट में देखते हैं चाइना वग़ैरह में, तो वहाँ पे चाइना में, रशिया में, वहाँ पे बाज़ औक़ात उनको पीएमडीसी की जो है ना रिकॉग्निशन, उसका मसला बनता है। तो इसी तरह से एक जो ऑप्शन है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर जो है वो एमबीबीएस का ऑप्शन है। और ये जो एमबीबीएस का ऑप्शन है, ये 2-3 ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा और इसलिए मैं आपके साथ इसको डिटेल में शेयर कर रहा हूँ। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो ये एक कंसिडरेबल चॉइस हो सकती है। कंसिडरेबल चॉइस ये इस तरह से होगी कि सबसे पहली चीज़ ये है कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये मैं आपके साथ जो बात कर रहा हूँ ताजिकिस्तान की कर रहा हूँ। यहाँ पे उज़्बेकिस्तान भी अवेलेबल है, किर्गिज़स्तान भी अवेलेबल है, लेकिन ताजिकिस्तान की बात करने की जो सबसे बड़ी वजह मेरे सामने है वो ये है, शायद आपने सुना हो कि किर्गिज़स्तान के अंदर एक जो है ना लोकल्स की और स्टूडेंट्स की कोई लड़ाई हुई और उसकी वजह से वहाँ पे खासा अनरेस्ट हुआ और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को प्लेन्स भेज के अपने 1000 के करीब स्टूडेंट वहाँ से इवैक्यूएट करने पड़े। ये 2-3 साल पहले की बात है, शायद 23 की बात है ये। अच्छा, ऐसी सिचुएशन जो है वो ताजिकिस्तान के अंदर कभी पेश नहीं आई और क्यों पेश नहीं आई उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप जो है ना नेशनल सिक्योरिटी इंडेक्स जाके देखें, तो नेशनल सिक्योरिटी इंडेक्स के अंदर दूसरे नंबर पे ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का किसी किस्म का कभी कोई प्रॉब्लम ना बना है, ना वहाँ की स्टेट ने बनने दिया। सबसे ज़्यादा वो इस बात को कंसिडर करते हैं कि आप सिक्योर करें। अब ये जो एफएससी वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने एफएससी किया होता है, बिल्कुल छोटे से ये बच्चे होते हैं, इनकी उम्र 17 ईयर्स होती है, 18 ईयर्स होती है। 18 ईयर्स वाला बच्चा प्रदेश में जिस वक़्त जाता है तो उसको बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। उनमें से एक प्रॉब्लम जो है वो ये भी होता है कि वो सिक्योर हो और इसमें बाज़ औक़ात लड़कियाँ भी जाती हैं, तो फीमेल के हवाले से हमारा बड़ा कंसर्न होता है। इसलिए मैं ये ताजिकिस्तान की बात आपके साथ कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मेरा इससे हट के किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरे पास पैनल पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है जी? तो मैं आपको सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि ताजिकिस्तान को क्यों मैंने चूज़ किया। अच्छा, दूसरी जो वजह है वो ये है कि ताजिकिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 बड़ी लिस्टें हैं जिनके अंदर ये यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। एक जो लिस्ट है वो डब्ल्यूएचओ की लिस्ट है। तो डब्ल्यूएचओ की लिस्ट के अंदर इनकी 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं। एक है एवसीना ताजिक मेडिकल यूनिवर्सिटी और दूसरी जो है वो ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी है। ये दोनों जो हैं डब्ल्यूएचओ की लिस्ट में भी हैं। इसके अलावा एक वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स, उसके अंदर भी ये दोनों मौजूद हैं। जिस वक़्त ये इनमें मौजूद हैं तो इसका क्या एडवांटेज होगा? इसका एडवांटेज ये होगा कि बच्चे यहाँ से एमडी करने के बाद, मेडिसिन डॉक्टर करने के बाद, इनका इतना कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम है कि ये 5 साल की थ्योरी है, 1 साल की ऑन जॉब ट्रेनिंग है और ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि ये करने के बाद बच्चे यूएस का यूएसएमएलई उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, यूके का प्लैब अटेम्प्ट कर सकते हैं, कनाडा का जो मेडिकल का स्कूल है उसके लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल जो है उसके लिए ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। इनके लिए इमिग्रेशन का पाथ और ट्रेनिंग का पाथ और प्रोफेशनल ट्रेनिंग का पाथ और लाइसेंसिंग का पाथ जो है वो अवेलेबल है। तो ये एक तीसरी वजह है जिसकी वजह से मैं इसको रिकमेंड कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या-क्या है। तो रिक्वायरमेंट ये है कि बच्चे की एज जो है ना 17 ईयर से कम ना हो। एफएससी वाले बच्चे की एज 17 ईयर से कम होती नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। 17 ईयर से लेके 32 ईयर एज जो है उसके बच्चे को, अब एक बच्चा है उसने न्यूट्रिशन के अंदर ह्यूमन डाइट एंड न्यूट्रिशन में पाकिस्तान में डिग्री कर ली है, उसकी एज 21 साल है, 22 साल है और उसे लगा कि यार मुझे मेडिकल की अपनी शॉट लेनी चाहिए, तो वो बिल्कुल आराम से ले सकता है। फिर जो हमारे अगर आप चाइना की बात करें तो वहाँ आपसे आइल्स मांगा जाता है। लेकिन ये जो ताजिकिस्तान वाले दोनों मैंने आपके साथ मेडिकल स्कूल्स की बात की, एवसीना ताजिक यूनिवर्सिटी और ताजिक नेशनल यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी, इन दोनों के अंदर आपसे आइल्स नहीं मांगा जाता। अच्छा, ये कितना क्विक है प्रोसेस? ये प्रोसेस इतना क्विक है कि अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने बना के भेजे,
विद इन 2 वीक्स वो असेसमेंट करके आपसे कॉन्सेंट लेके आपको आपका ऑफर लेटर जो है ना इशू कर देंगे। आप जाएंगे वीज़े के लिए, 1 मंथ के अंदर अंदर आपका वीज़े का डिसीजन आ जाएगा और आप फ्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए आपको बजट कितना चाहिए? तो इसके लिए आपको मतलब ना बोरियों की बोरियां पैसों की नहीं चाहिए, ठीक है जी। इसके लिए जो रेगुलर आपका बजट है ना जी, वो 3000 से लेके $5000 जो है ये एनुअल बजट है। 3000 से $5000 जो है ये एकेडमिक्स का बजट है, ठीक है जी। ये एकेडमिक्स का बजट ऐसे है कि जो आपका पहला सेमेस्टर है उसकी फी थोड़ी ज्यादा होगी। वो मोस्ट ऑफ द टाइम को $4200, $4300, $4000 से लेके $5000 के करीब आपके पहले सेमेस्टर की फीस होगी। उसके बाद आपके जितने भी सेमेस्टर आ रहे हैं उसके अंदर आपकी फीस जो है वो 2200 से लेके $2500 के दरमियान होगी। यानी आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपकी जो एनुअल फी है वो $5000 के अराउंड रहेगी। 4500 भी हो सकती है, 5000 भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है। जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट है उनको पहले सेमेस्टर के बाद कुछ ना कुछ फी वेवर दे देते हैं। बाज़ औक़ात क्या करते हैं कि उनको टीचिंग असिस्टेंट की, हॉस्पिटल असिस्टेंट की, कोई इस तरह की जॉब दे देते हैं, वहाँ से भी उनकी फ़ी जो है उसको माइनस कर देती है। अच्छा, और जो चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है? आपका जो रेज़िडेंस है, सबसे बड़ा खर्चा जो है वो आपका रेज़िडेंस का है। वो कितना है? वो है आपका $50 के करीब अ मंथ। $50 अ मंथ आपके हॉस्टल का खर्चा है। आप इसको एनुअल लगा लें कि $600 है। $5000 आपकी रेगुलर फीस आ गई और $600 जो है वो आपकी एनुअल हॉस्टल की फीस हो गई। अच्छा, अब आपका खाना पीना है, ठीक है जी। तो आपकी ग्रोसरीज और आपका जो एडिबल है उसका जो आपका खर्चा होगा $150 जो है मंथली होगा। तो $1800 जो है ये आपका पूरे साल का खर्चा है इसका। इट इज़ 2400 टोटल हॉस्टल प्लस आपका जो है ना खाने पीने का खर्चा। और 5000 के करीब वो लगा लें, 4500 के करीब लगा लें, इससे थोड़ा सा कम लगा लें, तो ये टोटल मिला के 7000 के अराउंड रहता है। ये है। अच्छा, जहाँ पे भी मेडिकल स्कूल्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे बच्चों के पास जॉब करने की कोई ऑप्शन नहीं होती क्योंकि पढ़ाई बहुत मुश्किल होती है। जो आप बात करते हैं चाइना की या ऑस्ट्रेलिया की या अमेरिका की, अमेरिका तो अंडर ग्रेड को जॉब ही नहीं करने देता है, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो है अगर आप एडमिशन ले लेते हैं मेडिकल में तो वो काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। वो आपको स्टूडेंट आवर ज़रूर अलाउ करेगा, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप कर सकें। तो यहाँ पे ताजिकिस्तान में क्या होगा? ताजिकिस्तान में ये है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो आपको अलाउ करती है अप टू 25 आवर्स। 25 आवर्स एक वीक में अलाउ करती है। एक मेडिकल का स्टूडेंट होने के हवाले से आपके लिए मुश्किल होता है कि आप पूरे हफ्ते में 25 आवर्स की जो है ना वर्किंग कर सकें। तो स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या ऑप्शन है? ये वाली ऑप्शन जो है ये सिर्फ यहाँ पे है, ठीक है जी। 1-2 कंट्रीज में और है और यहाँ पे भी है। आप अगर ऑस्ट्रेलिया में, आप अमेरिका में, आप यूके में एक स्टूडेंट है और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग का काम करना चाहते हैं, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। यहाँ पे आपको अलाउड है। तो आप अगर 1-2 घंटे काम करके अपनी जो लिविंग है उसको अरेंज कर सकते हैं तो ये आपको बिल्कुल मना नहीं करेंगे। अगर आप बाहर जाके कोई जॉब करना चाहते हैं, सपोज आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करना चाहते हैं, आपकी लैंग्वेज जो है ताजिक लैंग्वेज या वहाँ की आपकी प्रोफिशिएंसी ठीक है, तो पहले सेमेस्टर के बाद, फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आप जाके जॉब कर सकते हैं। पहले में भी वो रोकते नहीं हैं आपको, लेकिन आपको पहला सेमेस्टर जो है ना वहाँ की ज़ुबान सीखने में, कल्चर को समझने में लग जाता। तो अलाउ आपको पहले दिन से है, लेकिन दूसरे सेमेस्टर से ऑनवर्ड आप बाहर जाके किसी हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, किसी लैब में जो एक असिस्टेंट के तौर पे, एक जो वेलकम करने वाला बंदा होता है उसके तौर पे अपनी जॉब कर सकते हैं, फ्रीलांस का काम कर सकते हैं, ऑनलाइन का कोई बिजनेस कर सकते हैं। आप हॉस्पिटैलिटी की कोई जॉब कर सकते हैं, यानी आप किसी रिसेप्शन पे हैं, वो भले किसी प्राइवेट हॉस्पिटल की रिसेप्शन है, वो भले किसी होटल की रिसेप्शन है, वहाँ पे आप 2-3-4 घंटे अगर आप समझते हैं कि आपके पास निकलते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यही वाला जो हॉस्पिटल है जिसके साथ आप अटैच होंगे, इस हॉस्पिटल के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर भी आपको असिस्टेंट की जॉब जो दी जाएगी, आपको वॉलंटियर जो है उसके लिए थोड़ा कुछ दिन की वॉलंटियरशिप करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पे किया जाएगा। वो होगा थोड़ा, लेकिन ज़रूर पे किया जाएगा और आप उसी माहौल में रहेंगे, आपसे वो रेलिवेंट ही होगी। तो ये तो है जी जॉब की सिचुएशन। अब है PSW, पोस्ट स्टडी वर्क। तो पोस्ट स्टडी वर्क के हवाले से ये आपको बिल्कुल नहीं कहते कि आप फ़ौरन यहाँ से निकल जाएँ।
आप वहाँ पे अपना जॉब सीकर वीज़ा लेना चाहें, आप पोस्ट स्टडी वर्क के लिए वहाँ पे काम तलाश करना चाहें, आप हॉस्पिटल के साथ अटैच होना चाहें, आपको बिल्कुल रोका नहीं जाता। कम से कम 1 साल की आपके पास पूरी लिबर्टी होती है। आपकी वीज़ा की टाइप चेंज हो जाती है, यानी वो जो आपका वीज़ा होता है, वो स्टूडेंट वीज़ा से आपका जॉब सीकर वीज़ा हो जाता है, इसको डी वीज़ा बोलते हैं हम। तो ये डी वीज़ा ज़रूर हो जाता है, लेकिन ये मना नहीं है आपके लिए कि आप नहीं कर सकते। और ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो वहाँ से चांस लेते हैं अपना, और वो वहाँ से अमेरिका की इमिग्रेशन, ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि लाइसेंसिंग आप ले सकते हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास मौजूद है। तो एक तो मैं आपको इसको सजेस्ट करूँगा स्ट्रांगली, दूसरा मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपका ऐसा कोई ड्रीम है तो आप इसे भी कंसिडर करें। ये बड़ी सेफ, अच्छी, इकोनॉमिकल, अगर नहीं भी है तो बजट ऑप्शन ज़रूर है, और आप सर्वाइव कर जाएँगे, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेस्ट ऑफ लक।